स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। अट्टा सट्टा प्रथा यानी कि विनिमय रिश्तों का, बार्टर सिस्टम बेटियों का क्या मतलब, इसको ही हम विस्तार से समझेंगे। क्यों राजस्थान पे इस पे कोर्ट ने बहुत सख्त निर्णय दिया और एक प्रकार से ढंग से तबीयत से डांट लगा दी उस समाज को जो आज भी इस प्रकार की नकारात्मक व्यवस्थाओं को लागू किए हुए है प्रथा के नाम पे। हम विस्तार से बात करेंगे कि क्या है अट्टा सट्टा प्रथा और कौन सा केस था जिसके कारण कोर्ट ने निर्णय दिया और क्या ये सिर्फ राजस्थान में होती है अन्य जगहों पे, इसके प्रोज एंड कॉन्स, हालांकि प्रोज तो नहीं है, कॉन्स जो है उन पे ही हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसके पहले आगे बढ़ूं, जो मेरा टेलीग्राम है कि टारगेट यूपीएससी व विकास सिंह, यहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त होगा। कोई भी डिस्कशन करना है यूपीएससी से रिलेटेड, आप आराम से आइए, यहाँ पे स्कैन करके जुड़ जाइए, यहाँ से बातें कीजिए। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। चूंकि मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ तो इस वीडियो के अंत में हिंदी साहित्य के नए बैच के बारे में भी जानकारी देके जाऊंगा, अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए, अब है क्या कि राजस्थान उच्च न्यायालय में अगर देखा जाए तो न्यायमूर्ति सुनील बेनीवाल और अरुण मूंगा जी जो थे, उनकी खंडपीठ ने एक निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया कि ये जो अट्टा सट्टा प्रथा है ये पारिवारिक उत्पीड़न और परस्पर बंधक बनाने का क्रूर रूप है। लेकिन अट्टा सट्टा प्रथा क्या है, थोड़ा इसको देख लेते हैं, जिस पे इतना ज्यादा मुखर होकर क्रिटिकल होकर बोला गया। प्रथा क्या है बेसिकली कि अगर मान लीजिए कि दो परिवार हैं, ये है परिवार ए और ये है परिवार बी। अब परिवार ए का एक लड़का है एक लड़की है, इनके यहाँ भी एक लड़का है एक लड़की है, तो इन्होंने क्या कहा कि आपकी लड़की हमारे लड़के से शादी कर ले और हमारी लड़की की शादी आपके लड़के से करा दी जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको भी दिक्कत नहीं होगी, हमें भी दिक्कत नहीं होगी, दहेज आपको नहीं देना होगा, दहेज हमको भी नहीं देना होगा, चीजें मैनेज हो जाएंगी, है ना। अलग से किसी और से बात करके दहेज कैसे मैनेज किया जाए। लेकिन बात क्या है, अच्छा विवाह भी दोनों का एक साथ। अब दिक्कत क्या है, जो दिक्कत क्या है, पहली बात तो उस लड़की से कभी कंसेंट नहीं ली गई, पारिवारिक दबाव में उसने शादी कर ली। मैक्सिमम जगहों तो बाल विवाह के केसेस हो कि बचपन में ही क्या कर दिया गया, शादी कर दिया गया, जब गौना हुआ तब वो वापस एक्चुअली अपने ससुराल गई, मतलब 18 साल तक वो अपने घर में रही, फिर उसका गौना हुआ, शादी पहले हो चुकी है, अब गौने में वो अपने क्या कहते हैं ससुराल जाएगी। ठीक है, अब इसे दिक्कत क्या है कि पहली बात तो कि वो लड़की जो थ्रू आउट मायके में रही, पारिवारिक दबाव में, बोझ में उसको अब अपने ससुराल जाना पड़ रहा है क्योंकि उसके पिताजी ने अट्टा सट्टा कर लिया है ना। दूसरी बात, अगर एक विवाह टूटा, एक जगह अगर दिक्कत खराब हुई तो दूसरे परिवार में भी असर पड़ेगा क्योंकि दोनों परिवार आपस में इसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। और उद्देश्य क्या था कि दोनों पक्षों के लिए दहेज को संतुलित किया जाए। पर दहेज अपने आप में एक कुप्रथा है। एक कुप्रथा को संतुलित करने के लिए दूसरी कुप्रथा को लाद देना किस समाज का न्याय है। कम से कम भारत में इस प्रकार की चीजों पे तो निश्चित तौर पे बात होनी चाहिए थी, मुखर तौर पे होनी चाहिए थी। और दिक्कत की बात क्या है पता है, जब पहली बार किसी लड़की ने इसकी खिलाफत की, वो फैमिली कोर्ट में गई, फैमिली कोर्ट ने उस लड़की का समर्थन नहीं किया, उस प्रथा का समर्थन किया। हम उस पर भी आएंगे, है ना। अब है क्या कि कहां कहां पे विस्तृत है, राजस्थान में बीकानेर, जोधपुर, नागौर। अब देखिए बीकानेर का ही केस है जिसको अल्टीमेटली हमें डिस्कस करना है। हरियाणा, रोहतक, झज्जर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार की प्रथा अट्टा सट्टा, वट्टा सट्टा कई नामों से फेमस है ना। क्रूर बात क्या है इसकी कि सामंती समाज की उपज है। भाई आप लड़की को कमोडिटी समझ रहे हो ना, बार्टर सिस्टम, गेहूं चावल खरीद रहे हो क्या यहाँ पे, है ना। दहेज का जो भार है कि चलो तुमको दहेज नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारा हमने ले लिया, हमारा तुमने देख लिया, कुछ नहीं, आपस में एक साथ शादी कर देंगे, वो खर्चा भी बच जाएगा। महिलाएं बोझ नहीं है, ठीक है, और क्या है, सौदेबाजी की वस्तु है। बोझ नहीं, बोझ ही तो मान रहे हो तुम, सौदा इसीलिए तो कर रहे हो, उसका बोझा लाद के कंधे पे आपने उधर पहुंचा दिया, उसका बोझा लाद के अपने यहां लेते आए। ये क्या चीज है, ये निश्चित तौर पे क्रूरता है जिस पे बात की जानी चाहिए। अब इसका अगला पार्ट क्या है, जिसको हम कहते हैं मुकलावा, यानी कि जिसे गौना कहते हैं ना। क्या हुआ कि अब बचपन में विवाह हो गया, वही अट्टा सट्टा विवाह हो गया, नाबालिग अवस्था में ही रिश्ता तय हो गया, विवाह की रस्में हो गई, मायके में परवरिश हुई, भाई 18 साल तक 19 साल तक मायके में उसकी परवरिश हुई, मम्मी पापा के साथ रही। जब वयस हो गई तो मुकलावा यानी कि गौने के द्वारा वधु औपचारिक रूप से ससुराल में आती है। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि बचपन से ही उसे पता है कि उसकी शादी कहां हो गई, उसको अल्टीमेटली वहीं जाना है। इसका दबाव
और खुद में जब वो वयस्क हो रही है, उसके नए विचार अंकुरित हो रहे हैं, प्रस्फुटित हो रहे हैं, उन विचारों को दबा के, इच्छाओं को दबा के, उसको पता है कि उसको आगे पढ़ने के लिए भी अब अगले परिवार पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, हो सकता है पढ़ाई भी ना हो पाए, वो सिर्फ गृहिणी बन के रह जाए। इस प्रकार के दबाव को महिला वहां पे झेलती है, जो यहाँ पे देखता है कि पारिवारिक शर्तों में जो बंधी महिला के लिए वयस्क होने पर वैध सहमति देना असंभव हो जाता है। आप नहीं बात कर सकते, आपका हो चुका है शादी, आपका जिसे कहते हैं ना अट्टा सट्टा में आपका सट्टा लग चुका है, इस प्रकार की चीजें हो गई। केस क्या था? केस ये था, 2016 की बात है, महिला है ये किरण की सुनील से शादी हुई, ठीक है, और सुनील की जो बहन थी वो उस समय नाबालिग थी, जिनका नाम सुमन है, उनकी शादी किरण के भाई से हुई। क्या हुआ? अट्टा सट्टा विवाह हुआ। अब हुआ क्या कि सुमन नाबालिग थी, जब सुमन बालिग हुई, जब मुकलावा का टाइम आया, मुकलावा है ना, हाँ मुकलावा का सॉरी टाइम आया, तो मुकलावा के समय पे क्या होता है वहां पे? मुकलावा के समय पे जो सुमन है वो कहती है हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, ठीक है, हम किसके घर नहीं जाएंगे? जो किरण के भाई हैं उनके यहां पे नहीं जाएंगे। वो विवाह से इनकार कर देती हैं, ठीक है, वो क्या करती थी, उनका संवैधानिक अधिकार है, वो विवाह से इनकार कर देती हैं। तो इस परिवार में जब दिक्कत हुई तो निश्चित तौर पे यहाँ पे भी इसका असर पड़ना था। इसका असर क्या हुआ कि किरण को अपने ससुराल से बहुत कुछ सुनना पड़ा, मार पिटाई होती थी, है ना, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, ससुराल द्वारा बहुत क्रूरता की गई। किरण और उसकी नाबालिग बेटी को जबरन घर से निकाल दिया गया कि निकल जाओ तुम, वो हमारी बेटी उनके यहाँ नहीं, तुम भी हमारे नहीं रहोगी, जाओ, इस प्रकार की चीजें, ठीक है। कानूनी लड़ाई की बात क्या है कि किरण ने फिर क्या कहा कि नहीं, जब हमको स्वीकार ही नहीं कर रहे, निकाल दे रहे, तो हम तलाक लेते हैं। तलाक पे भी लोगों के लठ खिंच गए कि अब इस पे भी हम तोड़ ताड़ी कर देंगे, ठीक है, अब अट्टा सट्टा की जगह हम लट्ठा ले आएंगे, है ना, इस प्रकार की बातें हुई। अब हुआ क्या, देखिए ध्यान क्या बात है कि पारिवारिक न्यायालय ने खारिज कर दी इसकी मांग, तलाक नहीं देंगे तुम्हें। बल्कि जब उच्च न्यायालय के पास गए तो उच्च न्यायालय ने बहुत तबीयत से सुनाया है पारिवारिक न्यायालय को। पहले दोनों के वाद को देख लेते हैं, क्या हुआ। पारिवारिक न्यायालय ने क्या कहा कि किरण से स्वेच्छा से घर छोड़ा है ना, ठीक है। कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने, कि परिस्थितियों की मजबूरी के कारण छोड़ना स्वैच्छिक नहीं है। कौन चाहेगा अपने घर को अपनी छोटी बच्ची के साथ में छोड़ना? कोई नहीं चाहेगा, है ना। अगली बात, कानूनी कार्यवाही करना पति पे दबाव डालना है, एक प्रकार की क्रूरता है। उच्च न्यायालय ने क्या कहा, नहीं, कानूनी सहायता लेना दुर्व्यवहार का प्रमाण है, ठीक है भाई, दुर्व्यवहार उसके साथ हो रहा है इसलिए कानूनी सहायता ले रही है, ये क्रूरता कहां से हो गई, है ना। और पितृसत्ता में इस प्रकार की क्रूरता दिख रही है। और क्या, सुमन के निर्णय को किरण से अलग नहीं देखा उन्होंने ये नहीं देखा कि उसका रिपरकशन, ठीक है। उन्होंने कहा कि तीसरे पक्ष यानी सुमन के स्वतंत्र निर्णय के लिए किरण जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। कोई महिला, बल्कि सुमन के निर्णय की स्वागत होना चाहिए, उसने स्वागत योग्य कदम उठाया, लेकिन इसका असर किरण पे कैसे पड़ जाएगा। और ये कौन सी प्रथा है, अट्टा सट्टा। इस बाबत कोर्ट ने बातें तेज की, बातें मुखर हुई, जिस पे आजकल चर्चा हो रही, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर हम देखा जाए कि अंतर क्या है सहमति और सहनशीलता में, एंड्योरेंस में और कॉन्सेंट में, देख लेते हैं। स्वतंत्र रूप से बिना दबाव के सहमति होती है ना। ये भय के कारण, सामाजिक कलंक के कारण या आर्थिक निर्भरता की मजबूरी के कारण इस प्रकार की शादियां, संबंध बनते हैं। यहाँ पे सूचित निर्णय, इन्फॉर्म डिसीजन होते हैं कि देखो हम ये करेंगे, इस प्रकार से करेंगे, तुम्हारा मन है तो जुड़ जाओ, नहीं मन है तो हट जाओ। यहाँ पे क्या है, बच्चों के भविष्य की चिंता के कारण विवशता होती है कि क्या करना है, अब तो आगे बढ़ना ही होगा, हम कहीं अलग भी नहीं हट सकते। यहाँ पे क्या होता है, कानून और संविधान द्वारा पूरी तरीके से संरक्षित है। यहाँ पे क्या होता है, सहमति नहीं बल्कि शोषण जो है उसको सहना पड़ता है। भाई किरण के ससुराल वाले तो उसे मार ही रहे थे, उसने तो उससे तंग आके वो वैसे भी निकल जाती, वो उससे पहले उसको निकाल ही दिया मार के, शोषण भी किया, उसको मारा भी, क्रूरता भी दिखाई और घर से भी निकाल दिया, वो भी बेटी के साथ, ठीक है। अब देखिए कुछ कानून भी हैं, ठीक है, जैसे जब हम बात करते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है, जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, तो वो बाल विवाह पे स्वतः शून्य, वाइड नहीं बल्कि वैधकरण, वाइडेबल है। मतलब क्या है कि स्वतः शून्य नहीं हो जाएगा, जब वो बच्ची एडल्टहुड को प्राप्त करेगी तो उसको शून्य मान लिया जा सकता है, ठीक है। वयस्क होने पर 2 वर्ष के भीतर रद्द कराने का अधिकार है ना। अब देखिए ये हमारा नियम है। अगला क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, धारा 5, स्वतंत्र और सक्षम सहमति अनिवार्य है, नाबालिग की सहमति अमान्य है, नाबालिग की सहमति मान्य नहीं होगी, है ना। धारा 13 कहती है कि क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक लिया जा सकता है, ये एम्पावर करती है उसको, अच्छा नियम है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा 498A, पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता यानी कि दहेज वगैरह के लिए जो जानबूझ के मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उसको एक संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस मानती है ना। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत इसको संरक्षण भी प्राप्त है ना। तो इस प्रकार की चीजें हैं जो सशक्त करती हैं, लेकिन क्या इससे मामले रुक रहे हैं? उत्तर है मामले नहीं रुक रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 14 की बात कर लें, 15 की
बात कर लें या बात कर लें अनुच्छेद 21 से 23 की, भारत के संविधान में भी अलग अलग अनुच्छेद हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। ये कहता है कि सब लोग समान है, कानून के समक्ष सभी समान है, इस प्रकार की भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन एवं जो डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है, आप अपने मन से अपने जो पार्टनर उसको चुन सकते हैं। लता सिंह केस की बात की, शक्ति वाहिनी केस की बात की, देयर आर सो मेनी केसेस, कई बार इसको बताया गया, लेकिन फिर भी बार बार उसका क्या होता है, चीरहरण होता है। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं उसको देख लीजिएगा यहाँ से। हाँ, मैं इसको एक चीज बता देता हूँ, वाइड्स एंड वॉइडेबल मैरिज क्या होती है, आप लोग के दिमाग में अगर कंफ्यूजन आ रहा होगा तो वाइड जो कानून कभी अस्तित्व में था ही नहीं, मतलब वो करना ही अपने आप वॉइड हो जाएगा, गलत मान लिया जाएगा। लेकिन वॉइडेबल क्या है कि वैध है जब तक पीड़ित वयस्क होने पर अदालत से रद्द ना कराए। मतलब अगर हो सकता है कि 18 के बाद में 18 वर्ष के बाद यानी कि बालिग होने के बाद उसे लगा कि शादी में सब कुछ सही चल रहा है तो वैध माना जाएगा, लेकिन अगर उसे लगता है कि उसके बचपन में शादी करा दी गई थी तो उसको वहां पे अवैध मान लिया जाएगा, वॉइडेबल मान लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन होती है, इसको मैंने बता दी यहाँ पे। चलिए, अब क्या है दिक्कत, कहां पे आ रही है? देखिए, नीतियां तो हैं, बेटी बचाओ है ना, हमने पीसीएमए की बात की है ना, हमने बात की 21 वर्ष की जो उम्र करने की महिला की भी बात थी, वो भी अभी लंबित ही है। हमने बात की वन स्टॉप सेंटर्स की, हमने बात की 1098 जो हेल्पलाइन है उसकी भी बात की। लेकिन क्या ये समाधान है? समाधान ये नहीं है। दिक्कत कहाँ पे है? अब पीसीएमए के तहत जो प्रोसिक्यूशन है उसकी दर कम है। पीसीएमए में जो डेफिनेशन है मैंने बताया वॉइडेबल वाली बात, वो भी एक अजीब सी दिक्कत की बात है। उसके अलावा क्या है, ग्रामीण स्तर पर पुलिस की संवेदनशीलता का अभाव है और वहां पे कोई घुसता भी नहीं, परिवार के बीच में भाई इज्जत की बात है, कौन बीच में चला जाएगा। सामाजिक दबाव के कारण मुकदमों का ना होना, भाई सोशल प्रेशर होता है, दो परिवारों की इज्जत जरूरी होती है, दो महिलाओं के गले पे चाकू रख के केसेस रुकवा लिए जाते हैं, है ना। फिर क्या है, कानूनी साक्षरता का अभाव है और लंबित मामले जो इतने ज्यादा हैं, इस कारण भी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, इस कारण भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं जैसे शायरा बानो केस, आपको पता है जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की मैंने बात की, तलाक बिद्दत जो आता था, इसमें मौलिक अधिकारों के संघर्ष में संविधान को सर्वोच्चता दी गई। सफीन अहमद, वही राइट टू मैरिज, इसको शादी करना चाहते हैं, राइट टू चूज पार्टनर आप कर सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट थॉट कहती है 2017 की कि वैवाहिक बलात्कार यानी कि जो मैरिटल रेप है उसको क्या माना गया, उसको अपराध माना गया, पहली बात। दूसरी बात, अगर 15 से 18 वर्ष की किसी लड़की से आप संबंध भी बनाते हैं, अब रेप की बात भी नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक यौन संबंध जो है वो बलात्कार कहलाएगा। ये 2017 का वाद है। तो इस प्रकार के वाद हैं जो महिलाओं को सशक्त करते हैं। बात क्या है कि पारिवारिक दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि महिला अपने परिवार की इज्जत को बचाने के लिए वो उस डिहुड़ी को नहीं लांघ पाती है और दिक्कतें आ जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि एक बालिका को सौदेबाजी का उपकरण नहीं बनाया जा सकता। बालिका को, बालक को, किसी भी ह्यूमन के साथ सौदा कैसे किया जा सकता है? कमोडिटी नहीं है ना। दूसरी बात, शोषण को सांस्कृतिक भाषा में सजाने से वह पवित्र नहीं हो जाता, शोषण ही रहता है। सती प्रथा की बात कर लें, दहेज प्रथा की बात कर लें, हलाला की बात कर लें या बात कर लें अट्टा सट्टा प्रथा की, ये सभी के सभी क्या रह जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ शोषण का एक जरिया रह जाएंगे। खैर, चलिए, तो आपकी राय क्या है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपने इसके बारे में सुना था, क्या लगता है, कितनी गलत है, किस स्तर तक गलत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मैं सुनना चाहता हूँ भारत का यूथ क्या कहता है। ठीक है, बस इतना पता चले, वो यूथ जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, हमारे निर्माण और प्रतिज्ञा बैचेस जो हैं वो 20 मई से शुरू हो रहे हैं। जो मेरा कोड है विकास लाइव, इसका प्रयोग करके आप जोड़ सकते हैं। कोई हफ्ते 2 दिन इसमें एडमिशन चलेगा, उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से क्यूरेटेड बैच हैं, इसमें जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी 18 मई से हिंदी साहित्य का बैच शुरू हो चुका है। कोई 10 दिन उसमें एडमिशन चलेगा, फिर एडमिशन क्लोज हो जाएगा। मैं ही पढ़ाता हूँ हिंदी साहित्य, सबसे छोटा, सबसे शानदार वैकल्पिक विषय। अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके जुड़ सकते हैं। मेरा कोड जो है विकास लाइव, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं वहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। बाकी अगर आप कोई PDF प्राप्त करना है तो ये मेरे टेलीग्राम यानी कि टारगेट UPSC बाय विकास सिंह पे मिल जाएगा। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर आपको एट एनी टाइम लगता है कि आपको पॉलिटी के क्षेत्र में और मेहनत करनी है तो कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है स्टडी IQ पे, 9 बजे मैं उसे पढ़ाता हूं। आप वहां जाके वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियोस को चेक कर सकते हैं। चलिए, अपना ध्यान रखिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।